हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि ZEE5 पे बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म आ रही है शुक्रान। और आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार। चलिए मिलाते हैं सबसे पहले आपको दिवेंदु जी से। कैसे सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया। हेलो। ये छोटा परिवार सुखी परिवार, इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? जी बिल्कुल एग्री करते हैं। आई मीन कुछ सोचने की बात ही नहीं है इसमें। छोटा होगा तो आप ज़्यादा चीज़ें मुहैया करा पाएंगे अपने बच्चों को, ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इट विल बी बेटर ना। दूसरे गेस्ट हमारे साथ शीतल जी हैं, उनसे पूछते हैं इस बात से कितना एग्री करते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार, इस बात से कितना एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ छोटा परिवार सुखी परिवार से, क्योंकि आई थिंक हमारी देश में पॉपुलेशन वैसे ही काफ़ी है। तो अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फैमिली से, या हर आदमी प्लानिंग कर सकता है, तो पूरे देश के लिए बेहतर है। हमारे पास पॉपुलेशन काफ़ी है, तो रिसोर्सेज जितने हैं उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन होगी तो सब लोग थोड़ा सा आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो आप जानते ही हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करना मुश्किल है। श्वेता जी, आपके लिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। लेकिन चूँकि हम शुक्राणु की बात कर रहे हैं और हम आपातकाल के बैकड्रॉप पे ये फिल्म बनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से मैं सहमत नहीं हूँ जो 1975 में हुई थी। और उसी के बारे में हमारी फिल्म है। हमारे जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं इंदर, जो दिवेंदु जी प्ले कर रहे हैं, हाउ ही वेंट थ्रू, उनके साथ वो दुर्घटना दिवेंदु प्ले कर रहा है उनके साथ वो दुर्घटना होती है और कैसे उनकी लाइफ में उनके आसपास के लोगों को कैसे अफेक्ट करता है। तो बिल्कुल छोटा परिवार होना चाहिए, बट एक ह्यूमन तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दिवेंदु जी, वैसे तो हर एक्टर्स के लिए हर प्रोजेक्ट बहुत ही खास होता है, स्पेशल होता है। राइट। पर हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो ये प्रोजेक्ट कितना खास है आपके लिए? दोस्त काफ़ी चीज़ों पे लेवल्स पे खास है। पहली बार 70s का कोई एक फिल्म करने को मौका मिल रहा था, तो उसमें बहुत मज़ा आया। जैसा कि बताया कि कहानी जिस दौर की है उस दौर की उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, तो बहुत ज़रूरी था उस चीज़ के बारे में बात करना। और एक पॉलिटिकल सिनेरियो में उस चीज़ की बात होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पर्सनल तरीके से आप देखेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि इंदर के कैरेक्टर के थ्रू कि उसके साथ क्या क्या बीतता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एट द सेम टाइम इतनी सीरियस बात को थोड़ा लाइटली पुट करना वो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ थी। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं उस चीज़ में, कि वो आपको देखने पे ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भारी भरकम बात हो रही है। उसमें हंसी भी आएगी, आपको रोना भी आएगा। सो इट्स लाइक लाइफ, हाउ लाइफ इज। आपके लिए कितनी खास है ये फिल्म? बहुत खास है एक्चुअली। इस मुद्दे पे कभी भी ज़ाती तौर पे बात नहीं हुई है। सामाजिक तौर पे हमें पता है कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। पहली बार हम इसको पर्सनल लेवल से देख रहे हैं, इसको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जो लोग इस तरह के अब्रप्ट डिसीजन का जो शिकार हुए थे, उनकी ज़िंदगी में कैसे उथल पुथल हुई होगी, या क्या अप्स एंड डाउन्स आते होंगे एक पर्सनल लाइफ में इंसान के जो ऐसी चीज़ से गुजरता है। तो वो एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक लगा कि इस तरीके से भी ये बात की जा सकती है। और ये बिल्कुल एंटरटेनर है। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि हम एक पॉलिटिकल सटायर बना रहे हैं या हम एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। हम जो आप बीती है वो बता रहे हैं, और उसमें आपको ह्यूमर भी है, आपको रोमांस भी मिलेगा, ड्रामा भी है। तो वो इस तरीके से जब ये स्क्रिप्ट साथ में आती है तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक लगा कि एक निजी ज़िंदगी को आप फॉलो कर रहे हैं एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपका श्वेता जी? मेरे लिए कई चीज़ें स्पेशल हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि एक आम आदमी की कहानी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन, एक ऐसी पॉलिटिकल चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में जिसे थोड़ी सी मतलब डिबेटेबल है लेकिन डार्क मानी जाती है यूजुअली। तो सबसे पहले वो थी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। 70 का लुक था, 70 के दशक में वो लोग वो जो वर्ल्ड हमने जिया है हमारे किरदारों के थ्रू, उसके वो टेलीफोन्स, वो स्कूटर, वो लुक, वो जोड़ा या वो जो भी है कपड़े वगैरह, वो काफ़ी स्पेशल था। और तीसरा सबसे स्पेशल जो मेरे लिए टेक अवे शुक्राणु से है, वो जो मेरे अमेजिंग फ्रेंड्स बने इस जर्नी में। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी स्पेशल। दिवेंदु जी, जब कोई गंभीर मुद्दा पे फिल्म बनती है तो डायरेक्टर राइटर्स काफ़ी रिसर्च करते हैं, बट एज एन एक्टर आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि ये कितना तक, कहाँ तक सच है। तो आपकी पर्सनल लेवल की कितनी रिसर्च रही इस मुद्दे को लेकर? दोस्त बात यही थी कि इस चीज़ को ह्यूमन बनाना बहुत ज़रूरी था।
इस चीज़ को उस तरीके से पेश करना था कि जब आप ये कहानी देखें तो लोग उन चीज़ों के बारे में मजाक ना उड़ाएं लोगों का, जो शायद उस टाइम पे उड़ा होगा। लोग बोल भी नहीं पाए होंगे कई बार कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि लोग हंसते हैं आप पे कि आप तो नामर्द हो गए या नपुंसक हो गए, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो सारी जो सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं ना, इन सारी चीज़ों को फिल्म में भी दर्शाया गया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि 70 के दशक में होते हुए भी, चाहे आप बेल बॉटम पहन रहे हों, चाहे डॉग कॉलर शर्ट्स पहन रहे हों, आपका जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन लगना चाहिए। इन सब के पीछे कहीं कैरेक्टर खो ना जाए। तो 70 हो या 80 हो या 90 हो, वो जो फीलिंग है, जो ह्यूमन इमोशन है, वो उन सब के बीच में से गुजरते हुए आज 2020 में भी आपका दिल छुए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सेंसिटिव रहना था उन लोगों के साथ, जो कि वो आज भी हमारे बीच में हैं। वो लोग, हाँ, 75 बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो उनको ये देख के लगना चाहिए कि यार जो उस टाइम पे बात नहीं हो पाई थी, आज किसी ने तो उसके बारे में बात करी। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ वैलिडेशन, यू नो, यू फील। शीतल जी, फैक्ट चेक तो हमारे राइटर डायरेक्टर ने भी किए हैं। जब स्क्रिप्ट लेवल पे आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वेल रिसर्च्ड है, कुछ भी मन गढ़ंत कहानी नहीं है। एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया गया है, लेकिन फैक्ट्स जो भी जिस तरह की कहानी उस दौर में हुई थी, उन्हीं को रेफरेंस पॉइंट लेके हमें कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी तैयारी पर्सनल लेवल पे एज एन एक्टर आप अपने लुक को लेके, अपने किरदार को आप कैसे निभाएंगे उसको लेके करते हैं, तो हर कैरेक्टर को आपको करना पड़ता है। तो इसमें लुक तो था ही हमारा 70s का, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट काफ़ी थे कि हमने 70s की फिल्में देखी हैं, अमिताभ बच्चन जी, जीनत अमान, तरनीम बाबी, शर्मिला टैगोर, हमने सबकी फिल्में देखी थी। तो वो एक हमारे को था कि रेफरेंस है, लेकिन जैसे दिव्येंदु ने कहा, किरदार जो है वो ह्यूमन नहीं लगना चाहिए। हम एट द एंड ऑफ द इंसान को ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। वक्त अलग है लेकिन था वो इंसान ही। तो उस तरीके से हमने कोशिश करी है कि हम बैलेंस करें, कैरिकेचरिस्ट ना बनाएं, इसे कॉस्ट्यूम ड्रामा तक ही लिमिट ना करें। इमोशंस एंड फीलिंग्स भी आपको इक्वली मिलेंगे उसको देखने के लिए, यही कोशिश की। रिसर्च तो मतलब फिल्में तो 70 के दशक की देखकर बड़े हुए हैं, देखते रहते हैं। अभी भी अगर कुछ छूट गया हो तो देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो वो एक आइडिया तो था उस वर्ल्ड का। रिसर्च वाइज मेरे लिए आई थिंक थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर था, क्योंकि रीमा जो है मेरा किरदार, वो एक स्मॉल टाउन यूपी के कस्बे की है लड़की, बहुत ही पोलाइट और सॉफ्टली बात करती है, जैसे मैं बात करती हूँ पर्सनली। तो वो थोड़ा था। एंड ऑल्सो यू नो, एक मेजर चंक ऑफ द फिल्म में रीमा प्रेग्नेंट है, तो बेसिकली मेरा थोड़ा ध्यान बॉडी लैंग्वेज पे था। यू नो, जैसे चलती है, उठती है, बैठती है। कई बार मैंने प्रेग्नेंट मेरी जितनी भी कजन्स हैं, दोस्त को देखा है, वो अनअवेयर होती हैं बट हाथ बेली पे चला जाता है। तो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग बस ध्यान में रखा है। और बाकी यू नो, इट्स वेल रिटन कैरेक्टर, उसको बस एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे सीन चलता है स्पॉन्टेनियसली, और कुछ जो आपके डायरेक्टर बोलते हैं, कुछ सजेशंस जो आपके को स्टार्स देते हैं, उसको मिला जुला के जो भी बेस्ट प्रोडक्ट आगे आप लेकर आ सकते हैं। नसबंदी को लेकर पहले क्या आप कितने वाकिफ थे नसबंदी को लेकर? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपके सामने कुछ टॉपिक आते तभी आप रिसर्च करते हैं, तो पहले कितने वाकिफ थे और फिल्म करने के बाद कितना कुछ नया पता चला इसके बारे में? यार बहुत फरेरी सी एक नॉलेज थी इसके बारे में कि ऐसे हुआ था, जबरन पकड़ के नसबंदी की गई थी इसके बारे में। लेकिन जब आप फिल्म करते हो तो आपको एक इंसान प्ले करने का मौका मिलता है, तो आप ज़्यादा सोचते हैं उनके यू नो उनके शूज़ में जाके कि वो किस तरीके से, किन परिस्थितियों में उनके ऊपर क्या बीती होगी। स्क्रीन प्ले में जो आपको सिचुएशंस मिलती हैं, उसमें आप जब रहते हैं तो आपको और ज़्यादा वो पर्सनली अफेक्ट करता है। यू नो, कि जब आप किसी को बोल भी ना पाएँ कि मेरे साथ ये हुआ है, आसपास लोग खुशियाँ मना रहे हैं, यू नो, शादी का माहौल है और कोई कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा है आपसे, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप बोल भी नहीं पाते हैं। जैसा हमारी फिल्म में एक सीन है कि यू नो, इंदर की बस शादी होने वाली है और यू नो उनके जीजा उनको एक शेरवानी पहना रहे हैं, एंड सडनली ही गेट्स वेरी इमोशनल एंड यू नो ही जस्ट हग्स हिम, और वो कहते हैं क्या हुआ, मतलब शादी से डर रहे हो क्या? अब ये बोल नहीं सकता है कि मैं शादी से नहीं डर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी एक चीज़ हो गई है। तो ही जस्ट सेज कि हाँ, थोड़ा सा बस ऐसे ही घबरा गए थे। तो वो जो एक घुटन जो एक कैरेक्टर की होती है ना, वो आपको फील होती है जब आप एक ऐसी पर्सनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आपको शीतल जी क्या नया चीज़ पता चला? पहले कितने वाकिफ थे अब इस कहानी से? जी, इंसिडेंट के तौर पे तो मैं वाकिफ थी, जैसे कि आई थिंक सभी थे कि एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था हमारी हिस्ट्री में। लेकिन फिल्म के ज़रिए आपको दूसरी तरफ जाने का मौका मिलता है। आप इंसिडेंट में आप सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं,
फैक्ट्स देखते हैं फिर आप आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर जब आप वो किरदार करते हैं, जब आप वापस उस टाइम में जाते हैं, आप सोचते हैं कि कैसा रहा होगा उनकी ज़िंदगी या क्या क्या हुआ होगा, तब आप एक्चुअली ज़्यादा जी लेते हैं, आप समझ पाते हैं उनकी साइड ऑफ स्टोरी. सो आई थिंक एज एन एक्टर दैट इज़ अ बेनिफिट दैट यू नो वी कैन लिव लाइफ so many lives that you know sometimes you just pass by कि ठीक कैसा हुआ था, लेकिन ये रुक के थम के उसको जी के फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो एक काफ़ी अच्छा लर्निंग लेसन भी रहता है और आप अवेयर भी ज़्यादा होते हो और आप एम्पैथेटिक भी ज़्यादा होते हो जब आप कुछ ऐसी चीज़ें जीते हो. मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्कवरी इसका टाइटल था, मुझे नहीं पता था शुक्राना का मतलब क्या है. तो मैंने जब स्टोरी पढ़ी उसके बाद मैंने गूगल किया, गूगल बट इंसिडेंट के बारे में पता था. इनफैक्ट मेरी और गिरीश कर्नाड सर की एक बार बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि एक वो गांव में गए थे कर्नाटका में, और या तो कोई गया था उनको बताया था, और वो जगह खाली था और सब घर में घुसे हुए थे, डरे हुए थे, बिकॉज वो वैन आएगी या कुछ आएगा और उनको पकड़ पकड़ के ले जाते, जैसे आज हम कुत्ते बिल्लियों के साथ करते हैं ना, स्ट्रीट एनिमल्स के साथ, वैसे. तो ये उन्होंने मुझे बताई थी कई साल पहले, एंड इसी तरीके के कुछ किस्से और जो आपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी होंगी वैसे. But I completely second what Sheetal said, you know, that you get to pause the moment and live it, and that's the beauty of being an artist, of being an actor, that आप उस चीज़ को जी पाते हैं फिर से. तो वो amazing discovery था, to live that world, to live that period, to live that time, and you become so much more empathetic यार. मतलब ये कितना it's so sad that somebody went through that, and ये आंकड़े हैं online available that people have gone through this. It is so sad that someone went through something as tragic as this. और वो होता है ना कि ये उन लोगों की कहानी, तो आप वो उन लोग बनते हैं. हाँ. You know, जब हमेशा आप सुनते आए हो तो एक अलग नजरिया मिलता है. You go the other side of the table. कोई भी सेंटेंस हो या कोई वर्ड हो, एक अलग परिभाषा होती है जो सब लोगों के लिए, बट हर वर्ड सेंटेंस के लोग अपने अपने नज़रिए से भी एक परिभाषा बनाते हैं. आपकी नज़र से हुई नसबंदी, मतलब इमोशन की नसबंदी का क्या तात्पर्य है आपकी नज़र से? यार कि जब आप जाहिर ना कर पाएँ अपने आप को. नसबंदी का मतलब वही है कि जब कोई चीज़ को रोक दिया जाए या अब्रप्टली काट दिया जाए, कुछ ऐसा. तो जब इमोशनली यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो कि मेरे कैरेक्टर के साथ होता है, दैट ही वो बता ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है. तो ये उस तरीके से. अभी तक की जर्नी में कभी इंडस्ट्री में आपकी इमोशन की नसबंदी हुई है? हाँ, बतेरी बार हुई है यार. मतलब कोई रोल आप कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं मिलता है, तो आप कहते हैं क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो ऑडिशन अच्छा गया था, मीटिंग अच्छा गया था, तभी भी क्यों नहीं हुआ. तो है वो इमोशन की नसबंदी हो जाती है कई बार. आपके लिए इस लाइन से क्या तात्पर्य है, और आपके साथ इंडस्ट्री में नसबंदी कब हुई थी, क्यों हुई? इमोशन की नसबंदी. इमोशन, जैसे देवेंद्र ने कहा, आई थिंक बहुत एप्ट है कि जब आप खुद को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, जब आपके इमोशंस को ही कोई क्लॉक कर दे कि अब इसके आगे नहीं. और जैसे शुक्रानों की अगर मैं बात करूँ, नसबंदी इट्स वेरी पर्सनल, इट्स समवेयर सेक्सुअल, वेरी इंटरपर्सनल. तो एक रिश्ता भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से ख़राब हो सकता है. आपके इमोशंस इससे पहले कुछ और हो सकते हैं, और ऐसे इंसिडेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, साइकोलॉजिकली चेंज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है, आपके रिश्ते में भी दरार आ सकती है, या कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है. तो या आई मीन यही आता है दिमाग में. इमोशन की नसबंदी वही सेम है, अगर कुछ हमें लगता है कि होने वाला है पर नहीं होता है, बट ये सब चलता रहता है. ये बार बार होती रहती है इमोशन की नसबंदी. कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ आप अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम मे बी आई ट्राई बेटर एंड दिस एंड दैट. सो यू लिव विद इट. जी, मेरे आई थिंक इमोशनल नसबंदी के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, बट बेसिक यही है व्हेन यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर इंडिपेंडेंस एंड योर फ्रीडम, जब आप लिबरेटेड नहीं फील करते हैं टू एक्सप्रेस और डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर. जब कोई किसी चीज़ पे फुल स्टॉप या रोक लगाता है उस पर. इंडस्ट्री में इमोशनल नसबंदी मैंने तब फील किया है जब लोग बेकार की बातें करते और आप उन्हें बोल नहीं पाते कि प्लीज़ चुप हो जाओ. तब मुझे इमोशनल नसबंदी बहुत ज़्यादा. इंडस्ट्री में आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से, कि बहुत सुसाइड हो रहे हैं लोग, यंगस्टर सुसाइड कर रहे हैं. तो इसके पीछे का रीज़न बहुत लोग अपने अपनी नज़र से देखते हैं, ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है. तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न के चलते हुए सुसाइड कर रहे हैं? या जो सपने और जो एक्सपेक्टेशंस लेके आप आते हैं और जब वो पूरे नहीं हो पाते हैं तो आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं. सुसाइड सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का. वो काफ़ी सब लोग जानते हैं कि
आई मीन डरपोक लोग करते हैं वो चीज़। या तो आपने जो ठाना है उसको करिए अच्छे तरीके से, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए कि ये वो एक फेलियर था जो हमसे नहीं हो पाया, ज़िंदगी इसके बारे में भी बहुत है तो उस पर करिए। तो और यार फिल्म्स तो एक बहुत छोटा पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। आपको बॉम्बे में किसी एक फिल्म में काम नहीं मिल पा रहा है, ये तो बहुत छोटी बात है। देयर आर पीपल हु आर फाइटिंग फॉर बिगर कॉजेज। यहाँ पे फिल्म नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, किसी गांव में चले जाओ यार, वहाँ पे गांव वाले लोगों को पढ़ाओ, खेती में किसी की हेल्प कर दो, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाओ, कहीं पहाड़ पे चले जाओ। मतलब थोड़ा मतलब ये फिल्म्स तो बहुत छोटा पार्ट है एक उसका। अपना कैमरा लेके अपने लिए खुद बना लो फिल्म यार, ऐसा क्या हो। आज के टाइम पे विद द इंटरनेट एक्सप्लोजन आप तो कुछ भी कर सकते हैं। You can create your own work. I think suicide, I completely second, is not the solution. And I think suicide is not just in the industry. We as a country also, I think somewhere are very depressed. You know. Yeah. तो ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ये जो लोग आई थिंक मीडिया में है तो उनकी खबर ज़्यादा आती है, बट आई थिंक ये जो एक अनरियलिस्टिक प्रेशर हो गया Students है, एक अनरियलिस्टिक प्रेशर हो गया है, एक लाइफ आपको पोर्ट्रे करनी है सोशल मीडिया पे, So true. या एक आपको खुशी दिखानी है, आपको हमेशा परफेक्ट रहना है, Success बहुत सारे दिखाना है। सक्सेस दिखानी है, खुशी दिखानी है, हैप्पीनेस दिखानी है। बहुत सारे लोग उस कंपटीशन में ही दब जाते हैं या उस चीज़ को पोर्ट्रे करने में असली मोमेंट नहीं जी पाते। सो आई थिंक वी शुड टेक अ चिल पिल। हम लोगों को थोड़ा सा अपनी रियल इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, लिव इन द मोमेंट। Suicide or any kind of these things are not the answer. Yeah. Plus, stop putting that kind of pressure to be perfect all the time. It is okay if you're having a low day. It is okay if that film is not working for you. If it's okay if you're getting rejected for the 100th time. You don't have to die for that. So ये unrealistically happy रहना और हमेशा perfect रहना और successful होने को portray करना And success is का wrong. क्या पैरामीटर है वो तो आप आप डिसाइड बताएंगे। करोगे ना। मतलब 4 मिलियन 5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट सक्सेस। सक्सेस इज There's व्हेन so यू much लुक इनटू द pressure कैमरा। now. Yes. नहीं, पढ़ाई का हो गया या सोशल मीडिया का हो गया जो भी। एंड मे बी कई दर्शकों को ये लग रहा है कि हम तीनों को ये कहना बहुत आसान है बिकॉज वी सिटिंग हियर इन आवर क्लोथ एंड आवर मेकअप, बट ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। आई हैव गॉन थ्रू सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, in my personal life. I'm sure you have, everybody has. It's okay to come out of it strong and just keep going and living the life. It's beautiful. It's a beautiful life. It's a gift. Cherish it. और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी कदर कीजिए। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपका पैशन है एक्टर बनना, ग्रेट, हम सबका है और हम सभी ने बहुत स्ट्रगल करी है, बट हमने गिव अप नहीं किया है। आई थिंक एंडिंग लाइफ इज जस्ट गिविंग अप एंड सेटिंग सच अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी, सच अ रॉन्ग एग्जाम्पल।